यह वीडियो रेनबो पुस्तक के लेख ओ सदानीरा पर आधारित सेशन का दूसरा भाग है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं 3 छोटे प्रश्नों के जरिए। पहला, ओ सदानीरा का मुख्य विषय क्या है? दूसरा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तीसरा, किन्हीं 3 समूहों के नाम बताएं जो नील की खेती के लिए चंपारण लाए गए थे। अगर आपको उत्तर याद न हो तो आगे बढ़ने से पहले पिछला वीडियो एक बार फिर देख लें। इन प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला प्रश्न था, ओ सदानीरा लेख का मुख्य विषय क्या है? तो उत्तर है गंडक नदी और चंपारण क्षेत्र का बदलता रूप। दूसरा प्रश्न था, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका उत्तर है पेड़ों का निरंकुश काटा जाना। और तीसरा प्रश्न था, किन्हीं 3 समूहों के नाम बताएं जो नील की खेती के लिए चंपारण लाए गए थे। तो इसका जवाब है थाड़ू, धांगड़ और भुइयां। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध किंवदंती के बारे में बताया गया है। गज और ग्राह यानी हाथी और घड़ियाल की लड़ाई का किस्सा, जिसमें दोनों अंत में श्राप से मुक्त हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि मान्यता अनुसार जहां गंडक नदी हिमालय की छोटी चट्टानों को पार करते हुए भैंसा लोटर नामक स्थान में निकलती है, गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई थी। आज भी उस जगह अच्छी तादाद में घड़ियाल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 2 नदियां, पंचनद और तमसा, गंडक में मिल जाती हैं। यहाँ घड़ियालों का भी निवास स्थान है और महाकाव्य रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि का भी। इसी वजह से जब शासन ने भैंसा लोटन के फैलाव पर राष्ट्रीय उद्यान बनाया तो उसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान रखा। गंडक के सहारे अगर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते जाएं तो सोनपुर पड़ता है, जहां पर गज और ग्राह की लड़ाई का अंत हुआ और दोनों को श्राप से मुक्ति मिल गई। आपको क्या लगता है, लेखक इस किंवदंती को क्यों जिक्र करते हैं? किंवदंतियों और लोक कथाएं बहुत प्राचीन समय का द्योतक होती हैं। इन्हें किसने रचा था कोई नहीं जानता। इस कहानी का जिक्र करने से हमें यह पता लगता है कि गंडक नदी कितने पुराने समय से यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। उसकी भूमिका सिर्फ खेत सींचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके किस्से कहानियों में भी गंडक, उसमें रहने वाले घड़ियाल और उसके आसपास भ्रमण करने वाले हाथी शामिल हैं। अब आते हैं लेख के आखिरी मूल विषय पर, भूगोल। लेख में चंपारण क्षेत्र की कुछ भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ 2 तरह के तालाब पाए जाते हैं, कम गहराई वाले छोटे ताल और विशाल और अधिक गहरे ताल। उथले तालों को चीर कहा जाता है और गहरे तालों को मन। सरेमन एक गहरा ताल है जो जंगल से घिरा हुआ है। माना जाता है कि ताल के किनारे जो जामुन के वृक्ष हैं, उनसे ताल का पानी स्वास्थ्यवर्धक होता जाता है। इस पर पारंपरिक वैद्य विद्या में शोध किया जाता है। लेख के अंत में परंपरा की बात करने के बाद हमें एकदम आधुनिक समय में खींच लाया जाता है। जिस समय यह लेख लिखा गया था, 1970 के दशक में, गंडक नदी पर एक विशाल बराज बनाया जा रहा था। ये एक बहुत भव्य सरकारी योजना गंडक घाटी नहर परियोजना के पश्चिमी भाग का आखिरी चरण था। पूर्वी चरण पर अब भी काम चल रहा है। आशा है कि इससे खेतों में सिंचाई में सुधार आएगा, बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और चंपारण का क्षेत्र सम्राट अशोक के समय जैसा समृद्ध था वैसा ही हो जाएगा। लेख इसी आशा पर खत्म होता है
लेखक इस परियोजना की तुलना एक मंदिर से करते हुए कहते हैं, ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तेरी चिर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तो ठुकरा नहीं पाएगी। यानी उनकी कामना है कि सदानीरा ये नई भेंट स्वीकार करे जो इंजीनियरों और मजदूरों के परिश्रम से तैयार की गई है और समृद्धि और खुशहाली का वरदान दे। अब हमने काफी अच्छी तरह से समझ लिया है कि लेख में क्या कहा गया। अब थोड़ा समय इसमें बिताएंगे ये देखने के लिए कि लेखक विचारों को पाठक के सामने कैसे रखते हैं। लेख की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है, यानी आम बोलचाल की भाषा नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम 3 वाक्यों में भाषा प्रयोग को ध्यान से देखेंगे। पहला, थारुओं और धांगड़ों के बीच यह शस्य श्यामला भूमि उनकी, बंगाल के शरणार्थियों की भी धात्री बनी। दूसरा, स्वतंत्र युद्ध के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा समा गई। तीसरा, दैन्य और अभाव के ग्रास के विकराल मुख में फंसे जम समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजेय पौराशिकता नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। आइए देखें यह वाक्य समझने में क्यों कठिन लगते हैं। पहले 2 वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग है। शस्य श्यामला, धात्री, नांदी पाठ, सूत्र रूप। वाक्य का पूरा मतलब समझने के लिए इन शब्दों को जानना होगा। तो शस्य मतलब खेती वाली, श्यामला मतलब गहरे रंग वाली, धात्री यानी माता, नांदी पाठ यानी वह आशीर्वादात्मक श्लोक या पद्य जिसका पाठ नाटक आरंभ करने से पहले किया जाता है, सूत्र रूप यानी छोटा रूप। तीसरे वाक्य में कोई विशेष कठिन शब्द नहीं है, लेकिन बात को इतने घुमावदार तरह से रखा गया है कि एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है। इसमें 2 रूपक हैं, ग्राह और नारायण। ग्राह याद कीजिए, लोक कथा का वो मगरमच्छ था जो हाथी का पांव खींचकर उसे पानी में गिराकर मारना चाहता था। लेखक के अनुसार दैन यानी गरीबी और अभाव यानी कमी मनुष्य के शत्रु हैं, जैसे कि ग्राह गज का शत्रु था। दूसरा रूपक नारायण यानी संकटों से मुक्त कराने की शक्ति रखने वाला। लेखक के अनुसार गंडक घाटी परियोजना में जिन नहरों और बैराज का निर्माण हो रहा है वे इस क्षेत्र की मुश्किलों का अंत कर सकती हैं। लेख में अनेक बार मूर्तियों और प्रतिमाओं का प्रतिरूप दिखता है। वृक्षों को प्रकृति देवी की प्रतिमाएं कहा गया है, इसीलिए वृक्ष को काटना देवी की प्रतिमा तोड़ने के समान हुआ। वाल्मीकि आश्रम में ध्वस्त मूर्तियों का जिक्र है। भगवान बुद्ध की कुशीनगर स्थित प्राचीन और विशाल मूर्ति के बारे में बताया गया है। और अंत में गंडक घाटी परियोजना में इंजीनियरों द्वारा बनाए ढांचों की तुलना मंदिर की मूर्तियों से की गई है। मूर्ति, मंदिर और आश्रम का बार बार जिक्र आने से लेखक इस नदी और धरती को पूजनीय पद देने में सफल होते हैं, मानो मनुष्य को याद दिला रहे हों कि अपनी प्राकृतिक संपदा को वैसे ही पूजें जैसे मंदिरों में पूजा करते हों। ऐसी भाषा क्यों? कठिन शब्दों और अलंकार विद्या का प्रयोग से लेखक पाठक पर जोर डालते हैं कि लेख को और ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि सरसरी तौर पर पढ़ने से लेख के विचार समझ नहीं आएंगे। विद्वान लोग अक्सर इस तरह की भाषा का प्रयोग ऐसे पाठक आकर्षित करने के लिए करते हैं जो भाषा की सुंदरता की वाहवाह करे और भाषा की मुश्किलों में उलझने की जगह उसे सुलझाने का और अधिक प्रयास करें।
जैसा कि आज आप और हम मिलकर के कर रहे हैं। कौन थे ये लेखक जिनको चंपारण और गंडक से इतना लगाव था, जो थारू प्रथाओं और धांगड़ गीतों पर मुग्ध थे, जिन्हें इस क्षेत्र के इतिहास में इतनी गहरी रुचि थी? ये थे श्री जगदीश चंद्र माथुर। 1940 और 50 के दशकों में ये प्रसिद्ध नाटककार थे, जो सरकारी अफसर भी थे। अपने देश की संस्कृतियों, प्रथाओं और इतिहास पर इन्हें बहुत गर्व था। 1944 में इन्हीं के हाथों बिहार के जाने माने सांस्कृतिक कार्यक्रम वैशाली महोत्सव, उसका शुरुआत हुआ था। हालांकि इनका जन्म और शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुआ, ये अधिकतर बिहार में कार्यरत रहे और अपनी जन्मभूमि से अधिक वो अपनी कर्मभूमि से प्रभावित हुए। 1956 से 1961 यानी 7 साल श्री माथुर ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक रहे। इस समय में टीवी नहीं था, इसीलिए रेडियो ही जनसंपर्क का मुख्य साधन था। तो श्री माथुर का कार्य क्षेत्र राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक था। ओ सदानीरा उनके लेख संकलन बोलते क्षण में से लिया गया है, जो 1973 में प्रकाशित हुआ। श्री माथुर की लेखन शैली सौंदर्य प्रिय है और लालित बोध से परिपूर्ण है, यानी वो अपने विचारों को भाषा से सजाकर पढ़ने वाले के सामने रखते थे। परंतु वे सिर्फ सुंदरता के पुजारी नहीं थे, उन्हें जीवन के कटु सत्यों का गहरा एहसास था। एक अन्य लेख में तितली की रंग बिरंगी खूबसूरती से उन्हें मनुष्य की कठिनाइयां याद आ जाती हैं। वे लिखते हैं, मैं जीवन की असलियत को जानता हूं, मेरे पैर धरती पर जमे हैं, मैंने दुनिया देखी है, मैंने किताबें पढ़ी है, अध्ययन किया है। मैं जानता हूं कि जिंदगी में पीड़ा है, ओछापन है, स्वार्थ है, घोर पार्थिवता है। तितली, तुम्हारी इन क्यारियों के परे एक और भी तो दुनिया है, गरीबों की दुनिया, पूंजीपतियों के शिकार मजलूमों की दुनिया, भूखे किसानों की दुनिया। यह बोलते क्षण के पृष्ठ 183 से है। निस्संदेह श्री जगदीश चंद्र माथुर हमारे देश के महाविद्वानों में एक थे, जिन्हें बिहार से विशेष लगाव था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम ओ सदानीरा पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।